प्यारे बच्चों, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि इसमें जो जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा कि आइंस्टाइन ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब लाइट को हम वेव नहीं बल्कि हम पार्टिकल माने। और भी एक दो फिनोमेना जैसे कॉम्पटन इफेक्ट है, यह इफेक्ट भी जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसे फोटॉन या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट पर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाकी और सब जो फिनोमेना जो हमने ऑप्टिक्स से पढ़ा होगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमेना ऐसे हैं जो कि लाइट के वेव कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसा कि तमाम एक्सपेरिमेंट में ये सब दिखाया गया है कि लाइट जो हमारी है ये वेव कैरेक्टरिस्टिक के कारण जो है इसमें इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है और पोलराइजेशन होता है। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट होता है कि ड्यू टू द पार्टिकल नेचर ऑफ या फोटॉन नेचर ऑफ द लाइट। तो इस तरह से हमने देखा बेटा कि जो लाइट है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें ड्वेल कैरेक्टर होता है, यानी सम टाइम इट बिहेव एज अ वेव एंड सम टाइम एज इट बिहेव एज ए पार्टिकल, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है। तो ठीक है, हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ भी लिया, इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया है फोटॉन थ्योरी के बेस पर, क्योंकि वेव थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स हैं, जब वेव थ्योरी को हम अज्यूम करते हैं तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट होने में बहुत टाइम लग सकता है, 3 महीनों और घंटे बहुत से टाइम लग सकते हैं। सो दिस फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द पार्टिकल वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि वेव जो लाइट हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका ड्यूअल कैरेक्टर है, यानी इसमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर दोनों ही है। तो अब कुछ एक वैज्ञानिक थे जिसको, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ब्रॉगली, डी ब्रॉगली है, लेकिन एक्चुअली में इनका जो प्रोनाउंसिएशन है डी ब्रॉय कहते हैं। ये एक फिजिस्ट थे। इन्होंने सोचा कि जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो क्या ऐसा है कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस दिया, इसका नाम था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये सिर्फ हाइपोथेसिस थी, उस वक्त कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। जैसा कि पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के लिए एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो बिना एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने एक बोल्ड हाइपोथेसिस दिया। बहुत ही अच्छा एक स्टेप था कि जो नेचर होती है, नेचर में एक सिमेट्री होती है, नेचर लव सिमेट्री। ये बात हम सभी लोग जानते हैं, सारे वेल नोन है, नेचर में सिमेट्री होती है। जैसा कि आइंस्टीन ने अपने रिलेटिविटी थ्योरी में कहा था कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस का जो फार्मूला E = mc², यानी मैटर एनर्जी है, एनर्जी मैटर है, एनर्जी मास है और मास एनर्जी है। तो इसी आधार पर उन्होंने एक बोल्ड हाइपोथेसिस दिया। उसी हाइपोथेसिस का नाम था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो उनको हाइपोथेसिस में ये कहा कि जब लाइट के पास ड्यूअल कैरेक्टर हो सकता है, यानी जो वेव थी वो पार्टिकल हो सकती है, तो क्या जो पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, या कोई भी बड़े पार्टिकल्स हैं, जो बड़े माइक्रो पार्टिकल्स हैं, क्या वो भी जो है वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इस संबंध में उन्होंने बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस दिया और उसी हाइपोथेसिस का नाम है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो बाद में ये जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए। हालांकि जब इन्होंने 1924 में थ्योरी दिया था तो एक हाइपोथेसिस ही थी। बाद में इनको जो है डेविसन और जर्नर और J.P. थॉमसन जो थे, J.J. थॉमसन नहीं बल्कि J.P. थॉमसन थे, J.J. थॉमसन के सन थे। उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया, नहीं पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें मास होता है, ये पार्टिकल है, मैटर है, ये भी जो है वेव की तरह बिहेव कर सकता है, यानी एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हो गया बाद में इनके हाइपोथेसिस देने के बाद। और ये बात कहने के लिए उन्होंने 1929 में, हालांकि उन्होंने बात हाइपोथेसिस 1929 में 24 में कही थी, लेकिन 1929 में इस बात को कि इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल जो है मैटर भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। और उनकी जो वेवलेंथ होती है, बहुत सीधा सा फार्मूला दिया कि लैम्डा यानी वेवलेंथ =
h अपॉन p। यही हमारा बोर्ड, यही हमारी है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। यहाँ पर लैम्ब्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, h इज प्लैंक कांस्टेंट, हम जानते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है h की जो होती है ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है ये। इसकी जो वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती है। और p जो है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। इसको मोमेंटम हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू स्पीड जो भी है m इंटू v होता है। यहाँ पर m मास है और v क्या है, वेलोसिटी है। तो इसको हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये हमारी क्या है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। अब देखिए इस इक्वेशन में बेटा क्या है, इस इक्वेशन आगे देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही बोल्ड कंसेप्ट उन्होंने दिया था, बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए, सिर्फ अपने पीएचडी थीसिस में उन्होंने बात को सबमिट पीएचडी थीसिस को जो है ये मेंशन किया कि जो है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हो सकती है। वेव पार्टिकल यानी वेव पार्टिकल की तरह बिहेव, जब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। अब ये बात एक्सपेरिमेंट से भी साबित हो चुकी है, जैसा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे डेविसन एंड जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रॉन में जो है जैसे डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, वेव की प्रॉपर्टी होती है, वेव की प्रॉपर्टी है, और डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन में भी पाई जाती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन भी वेव हो सकते हैं, वेव हैं। और उनकी बाकायदा वेवलेंथ भी कैलकुलेट की गई और बिल्कुल जो कि बहुत ही सही, बहुत ही एक्यूरेट आई जो है, एक्सपेरिमेंट से भी आई। यानी थ्योरेटिकल पहले था, अब इसका प्रैक्टिकल भी एस्पेक्ट आ चुका है डेविसन जर्मन और जेपी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से। और इस बात को इम्प्रूव करने के लिए डेविसन को और थॉमसन को, जेपी थॉमसन को भी नोबेल प्राइज़ मिला था जो है। तो ठीक है, तो ये बेटा है, यहाँ पर लेम्बडा है वेवलेंथ है, h जो है प्लेइंग कांस्टेंट है, p जो है क्या है, मोमेंटम है। अब इस इक्वेशन को जरा देखिए, ये देखिए लेम्बडा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। लेम्बडा हमारी क्या है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है, यानी वेव कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर ऑफ वेव कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर है। और p जो है ये क्या है, मोमेंटम किसमें होता है, ये मोमेंटम किसमें होता है, पार्टिकल नेचर जो है, पार्टिकल है ये, पार्टिकल नेचर कह सकते हैं, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल का कैरेक्टर होता है। किसी भी पार्टिकल जब कोई मूव करता है, पार्टिकल तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल जो होता है ये पार्टिकल कैरेक्टर जो होता है, इसमें मोमेंटम पार्टिकल कैरेक्टर है, तो अब देखिए बेटा, अब ये जैसे है लेम्बडा यानी वेव और पार्टिकल दोनों को एक रिलेट कर रहा है इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन दोनों एस्पेक्ट को, दोनों ही इसको, यानी वेव को भी और पार्टिकल दोनों को जो h जो है रिलेट कर रहा है। यही हमारा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और चूंकि जो वेवलेंथ होती है ये मैटर वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह नहीं, बल्कि क्या किसी भी पार्टिकल की जो मूविंग कंडीशन में है, जो चल रहा है, उसके लिए शर्त ये था, मतलब कि उस पार्टिकल में मोमेंटम होना चाहिए। तो मोमेंटम कब होता है, जब कोई पार्टिकल उसमें मास भी हो और वो उसकी वेलोसिटी भी हो, उसकी स्पीड भी हो। यानी ऑल मूविंग पार्टिकल इंक्लूडिंग मैक्रो एंड माइक्रो कैन बिहेव लाइक ए वेव, जो भी मूविंग कंडीशन में हो सकती है। अब ये देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये क्या है, वेव नेचर है, और जो p है ये हमारा क्या है, ये पार्टिकल नेचर है। दोनों वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को एक तरह से कोरिलेट कर रहा है जो ये रिलेशन, और ये हाइपोथेसिस हमारी कहलाती है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। और इसको हम बोलते हैं मैटर वेव भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव। मैटर क्या होता है, पदार्थ, कोई भी पदार्थ, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्या है, ये मैटर है। ये देखिए वेव नेचर ऑफ द मैटर है, इसका नाम दूसरा क्या है, मैटर वेव भी है, मैटर वेव, या इसको मैटर वेवलेंथ भी कहते हैं। इसको जो है यानी मैटर वेव, ये जो है ये मैटर, इसे जो लेम्बडा है ये वेवलेंथ ऑफ द मैटर, वेवलेंथ ऑफ द मैटर।
वेवलेंथ ऑफ दी मैटर। और बड़ी बड़ी पार्टिकल में इसलिए दिखाई देता है ये कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसको हम मेज़र भी नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन होती ज़रूर है। ये कोई बॉडी, कोई पार्टिकल या कोई मैटर जब मूविंग कंडीशन में होता है तो इसमें होता ज़रूर है, चाहे वो फोटॉन ही क्यों ना हो। जैसे फोटॉन है, भाई हमें फोटॉन को क्या जन किया गया, लाइट के पार्टिकल है। जब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो लाइट के पार्टिकल फोटॉन कहलाते हैं। उसका भी जो है, उसके लिए भी ये फार्मूला वैलिड है, उसके लिए भी फार्मूला वैलिड है फॉर फोटॉन। जैसे देख लेते हैं फॉर फोटॉन। फॉर फोटॉन हमने देखा था कि जो फोटॉन की एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, और इसका मोमेंटम क्या होता है, ये तो एनर्जी हो गई, एनर्जी हो गई, और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू पी। ये इसकी वैल्यू होती है बेटा ई अपॉन सी, वेयर ई इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन। फोटॉन बेटा एक ऐसा पार्टिकल है, एक लाइट को, जब लाइट पार्टिकल इतना बिहेव करती है तो जो पार्टिकल होता है उसी को फोटॉन कहते हैं, इसी को क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ये जो पार्टिकल है फोटॉन जो होता है बेटा, हमेशा जो है एक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, और ये किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखें इसके वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा इट ऑलवेज ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेफरेंस फ्रेम जो होता है, इस तरह से ये होता है। तो ये होता है ये, तो इस आधार पे देखिए जैसे होता है कि अगर वेव जैसे कोई बात अभी देखना हम आते हैं, जैसे देखिए हमारे क्या दिया हुआ है P इज इक्वल टू ई अपॉन सी है, मोमेंटम है। तो फोटॉन का जो फोटॉन का जो वेवलेंथ होगी, जो फोटॉन की वेवलेंथ होगी, ये कैसे हम निकालेंगे, हम इसमें देखिए जो लेमडा है, लेमडा जो हमारी क्या, ये हमारी है ये h अपॉन पी। यहाँ पर h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और p जो है हमारा क्या, ये मोमेंटम है p जो है। अच्छा, अब p को हम क्या कर रहे हैं, e बाई सी से रिप्लेस कर रहे हैं, p को हम क्या कर रहे हैं, e बाई सी से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी जो हमारा ये h अपॉन p जो है हमारा है e अपॉन सी है, और e को क्या कर लीजिए, e को क्या कर लेते हैं हम, ये है h न्यू कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं h न्यू, h अपॉन e को होता है h इंटू न्यू इज द फ्रीक्वेंसी अपॉन सी। तो ये हमारा क्या हो गया ये, अब देखिए अब जो हमारा है ये हो जाएगा h ऊपर जाएगा c तो हो जाएगा c अपॉन h इंटू न्यू, h और h कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा c अपॉन न्यू, c अपॉन न्यू बचा, c अपॉन न्यू बचा। c अपॉन न्यू क्या होता है, वेवलेंथ ही तो होता है। c अपॉन न्यू जो होता है ये देखिए, c अपॉन जो ये होता है, ये c अपॉन न्यू जो होता है वेवलेंथ ही तो होता है ये। जैसे c क्या है, वेलोसिटी है। जैसे हम किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है, किसी भी वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू लेमडा। हमने साउंड में पढ़ा होगा, किसी भी तरह की मैकेनिकल वेव पढ़ा होगा, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्यों ना हो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये हो जाएगी c और ये फ्रीक्वेंसी न्यू और ये लेमडा, इसलिए जो हमारा लेमडा है क्या हो जाएगा, c अपॉन न्यू हो जाएगा, c अपॉन यही वेवलेंथ। यानी फोटॉन के केस में भी ये फार्मूला वैलिड है, चाहे फोटॉन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो किसी भी तरह का पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हो, मैं यहाँ तक कि कोई भी बॉडी का जो मूव कर रही है, जैसे बड़ी बात, जैसे कोई बॉल हो गया है, कोई कार हो रही है, कुछ भी हो, यहाँ तक कि हम आप ये जो भी है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक भी ज़रूर होगा। यही हमारा बेटा है, यही हमारी है क्या, मैटर वेव कहलाती है। इसी को डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बोलते हैं। जो हमारा ये लेमडा है, लेमडा जो है इसी का हमारा नाम होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यानी जो मैटर है अगर मूविंग कंडीशन में है, मैटर है अगर मूविंग कंडीशन में है, तो उसमें हमारा जो है कुछ ना कुछ वेवलेंथ उसकी ज़रूर होगी। इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, इसको देखिए, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसको आगे इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए।
हमने देखा कि जो डी ब्रॉगली वेव है या डी ब्रॉय वेवलेंथ है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी। अब देखिए इस रिलेशन से क्या लग रहा है, अगर मास ज़्यादा है, अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इससे देखिए अगर मास हमारा ज़्यादा है, अगर हमारा मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी, ये कम होगी। इसी तरह से अगर वेलोसिटी हमारी ज़्यादा है तब भी हमारी वेवलेंथ क्या होगी, ये कम होगी। कहने मतलब अगर मोमेंटम हमारा ज़्यादा है तो हमारी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी। बड़े बड़े अभी एक एग्जांपल्स हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटा, जो मैटर वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है तो कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है या ऑसिलेट करता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑसिलेट चेंज होती रहती हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं। इससे ये वेव क्या करती है, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन ये वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई भी पार्टिकल, जब कोई भी मैटर मूविंग कंडीशन, मोशन में रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ये मैटर वेव या फिर डी ब्रॉय वेवलेंथ है। बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही बोल्ड कंसेप्ट थी और इसने पूरी क्वांटम फिजिक्स के तरह से बेसिक ये बनी आखिर में। बाद में जो है क्वांटम फिजिक्स की वजह से ही जो है बोर ने जो है एटॉमिक थ्योरी भी दिया, एटॉमिक थ्योरी भी उन्होंने इसी बेस पे दिया था। तो ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम पढ़ रहे थे ये हमारा जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, छोटा सा है और इससे क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं। तो अब ठीक है, इसको जरा हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे फिर आपको थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा जो है, तो एग्जाम्पल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप लोग समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लाइट यानी एक तरह से जो है ये ड्यूअल कैरेक्टर, मैटर में वेव में भी होता है और मैटर में भी होता है, यानी मैटर भी वेव की तरह भी है। हालांकि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ये सब पार्टिकल है, लेकिन इन सर्टेन सिचुएशन दे कैन आल्सो बिहेव लाइक ए वेव। कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी माइक्रोस्कोपिक यानी बड़ी ऑब्जेक्ट वो भी कर सकती है। अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है थोड़ा सा ये आपका जो है, व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ, व्हाट इज दी डी ब्रॉगली wavelength associated with an electron moving with speed of 5.4 into 10 to the power 6 meter per second b. A ball, एक बॉल है, यानी गेंद है। A ball traveling with a ball of mass 150 gram traveling with the speed of 30.0 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों केस बेटा हम डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये भी एक पार्टिकल है, मैटर है, इसका कोई मास होता है, और एक बॉल है। बॉल तो जानते हैं, बॉल यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक यानी बड़ी ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा बड़ा। अभी देखिए अभी, और जो इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एटम में होता ही। तो अब देखिए हम फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं कि देखिए फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन लिखा, फॉर इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं इसकी स्पीड हमें दी हुई है, यानी v हमें कितना दी हुई है, v कितना दी हुई है, ये
हमें दी हुई है 5.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बेटा ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये सब याद करना पड़ेगा। या आपको इससे एग्जाम्पल जब ये सब जो है न्यूमेरिकल में सब दिया रहता है। तो देखिए अब हमें क्या है, v है, v भी दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम p, मोमेंटम p ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h/m इंटू वी। तो यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, h क्या है, जो प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और ये सॉरी mv है, ये क्या है, ये p है, इसको हम mv भी कहते हैं। mv यानी यही हमारा क्या एक्चुअली में क्या है, ये मोमेंटम p हमारा है, मोमेंटम p ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या, मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये और हो जाएगा m इंटू वी हो जाएगा। m कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी कितना दिया हुआ है 5.4 इंटू 10⁻6। तो अब निकालिए हमें वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा, ये h/p यानी 6.626 इंटू 10⁻34 अपान ये कितना है, ये मास कितना इसका है, मास है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू स्पीड कितनी है 5.4 इंटू 10⁻6। तो अब देखिए कितना हो जाएगा इसका, ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 1.135 इंटू 10⁻10 मीटर, 10⁻10 ये SI यूनिट में है। जूल, ये जूल सेकेंड में था, ये किस में था, ये मास किलोग्राम में है, और ये मीटर पर सेकेंड है। तो जब इसको निकालेंगे बेटा तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी कितना आएगी 0.135 आएगी। या इसको हम लिख सकते हैं लैम्ब्डा फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आई है, इसको आ सकती है ये इसकी जो वैल्यू बेटा आएगी ये आएगी ये 1.35 इंटू 10⁻10। या इसको हम लिख सकते हैं लैम्ब्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो सकता है 1.35 एंगस्ट्रॉम यूनिट हो सकती है एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। तो ये बेटा लैम्ब्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, देखिए ये 1.35 आई है ये। अच्छा अब हम आ जाते हैं बॉल के लिए, किसके लिए आ जाते हैं ये, फॉर बॉल। इसके लिए भी क्या फार्मूला है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p। h की वैल्यू हम जानते हैं, h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और p कितना है, मास p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू कितना होता है mv, m कितना, बॉल कितना 150 ग्राम। तो 150 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.150 किलोग्राम। स्पीड कितनी दी हुई है इसकी 30 मीटर पर सेकेंड, इनकी कितनी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो इस केस में बेटा जो लैम्ब्डा आएगा बॉल के लिए आएगा, बॉल के लिए कितना आएगा, देखिए ये हमारा है ये 6.626 इंटू 10⁻34 अपान, जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये 4.50 आएगा, क्योंकि ये 0.15 इंटू 30 कितना आ जाएगा ये हमारा 4.5। तो ये हमारा जो अप्रॉक्सीमेट इसकी जो वैल्यू आएगी ये जो आ रही है हमारी करीब आ रही है, यानी 1.47 इंटू 10⁻34 ये हमारी है ये। अब देखिए जो हमारी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आई थी लैम्ब्डा, जो इलेक्ट्रॉन के लिए थी ये थी कितनी 1.35 इंटू 10⁻10 थी, यानी 1.35 एंगस्ट्रॉम थी।
ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो देखिए ये कितनी कम वेवलेंथ, यानी इसमें 10 टू द पावर -10 है, इसमें 10 टू द पावर -34 है, यानी ये वेवलेंथ जो है इससे जो है बहुत ही 10 टू द पावर +24 टाइम कम है। कहने मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है, जैसे बॉल हुआ या गोली से जो गोली ब्लड निकलती है गन से, या हम जो भी कार चलाते हैं या कोई भी चीज़ मोशन में होती है, साइकिल चलाते हैं, सब में कुछ ना कुछ उसमें वेवलेंथ होती है। लेकिन ये वेवलेंथ इतनी छोटी है, इट इज़ बियॉन्ड द मेजरमेंट। इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी डिवाइस से मेज़र करने की अभी तक फिलहाल टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे डेली लाइफ में जो होती है, जो मूविंग बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, बॉल हुआ, ब्लड हुआ या कुछ भी ऑब्जेक्ट हुआ, तो उसका वेवलेंथ भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई एनी डिवाइस। और ये इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है, देखा बहुत छोटा पार्टिकल है, इसका मोमेंटम बहुत ही कम है, तो इसने देखा क्या इसकी वेवलेंथ क्या आई है, ये जो 1.35 एंगस्ट्रॉम जो आई है बेटा, ये करीब होती है, ये अगर हम देखा जाए तो करें तो ये वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज है, अप्रॉक्सीमेटली जो है ये क्या है, ये वेव लेंथ ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की वेवलेंथ के बराबर है। एक्सरेज जानते हैं क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस तरह से बेटा देखा जाए तो वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन की जो है बहुत छोटा पार्टिकल है, यानी जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल है या माइक्रोस्कोपिक मैटर हैं, उनकी वेवलेंथ को तो हम मेज़र कर सकते हैं, यानी 1.35 एंगस्ट्रॉम को इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको कैलकुलेट कर, एक्सपेरिमेंटली भी इसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन इसको हम किसी भी डिवाइस से, किसी भी उससे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जो बड़ी ऑब्जेक्ट होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, उसमें वेव प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ जो है इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, लेकिन होती ज़रूर है। तो ये रहा बेटा हाइपोथेसिस रही, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जैसे वो डी ब्रॉय कहते हैं। और बाद में जो है ये तो हाइपोथेसिस थी, बाद में एक्सपेरिमेंटली भी ये सब चीज़ें जो है ये हमारी प्रूव हुई। तो ठीक है, आज इसको देखिए बेटा, आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर अगले बार में देखते हैं कि कुछ जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनकी वेवलेंथ कितना, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या ये गैस मॉलिक्यूल है, गैस का भी जो ब्राउनिंग मोशन करता है वो भी मोशन करता है ना, उसका भी कुछ ना कुछ इसका मतलब वेवलेंथ आएगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल डी ब्रॉय वेवलेंथ यही है कि वेव पार्टिकल जो है ड्युअलिटी को उन्होंने प्रूव कर दिया है। जैसा देखा कि ये जो है लैम्डा ये वेव की प्रॉपर्टी है और पी जो मोमेंटम है पार्टिकल की प्रॉपर्टी, दोनों को एक तरह एच द्वारा रिलेट कर दिया, जहाँ पर एच क्या हमारा है, ये प्लेइंग कांस्टेंट है। तो अब इसको हमें एक बस इसमें इतना ही है, लेकिन किताबों में आपको मिलेगा डिफरेंट बुक्स में जो है कि उसकी वेवलेंथ कितनी हो, इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, प्रोटॉन की, अगर ये मूव करें। लेकिन ये क्या है, ये मूव करेंगे तभी होगी, स्टेशनरी में नहीं होगी। स्टेशनरी रहेगा तो सिर्फ अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी है, यानी इस सिचुएशन में कोई भी मैटर अगर स्टेशनरी कंडीशन में है, उसमें कोई वेव नहीं, इट विल नॉट शो द वेव कैरेक्टर। ये तभी होगा जब उसमें कुछ ना कुछ मोशन होगा, यानी जब उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्टेशनरी कंडीशन में किसी भी मैटर में, किसी भी पार्टिकल में कोई वेव नहीं होती है, ना कोई वेव पर शो करता है। जैसा कि हमने देखा कि जो लाइट है हमारी है, कभी कभी हमारे किसी सिचुएशन में वेव की तरह बिहेव करती है, किसी सिचुएशन में जो हमें पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लेकिन होता दोनों करेंगे, ये नहीं कि जब हम ये नहीं कि वेव है तो वेव ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वेव और पार्टिकल दोनों होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव में बिहेव एज ए पार्टिकल इन सम सिचुएशंस एंड द पार्टिकल में बिहेव एज ए वेव इन सम सिचुएशंस। तो ये तरह है वेव और पार्टिकल की ड्युअलिटी बेटा यही थी, इसको डी ब्रॉगली ने किया। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, नेक्स्ट उसमें जो है नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं लेक्चर में कि कुछ पार्टिकल्स की जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उनकी वेवलेंथ कितनी होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।